सो हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11th की। और आज का टॉपिक होगा म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस। देखो, पेडिग्री एनालिसिस एक लंबा टॉपिक है, तो आज हम लोग बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। और जब अगला क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग डिजीज पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद दोबारा से हम लोग कुछ डिजीज वाले क्वेश्चन जो कि पेडिग्री एनालिसिस से सॉल्व होते हैं उनको देखेंगे। यानी कि पेडिग्री एनालिसिस आज बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर से हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे जब हम लोग सारे डिजीज पढ़ चुके होंगे और उसको किस तरह से ट्रेस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन के आधार पर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को दोबारा से देखेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो आज एक बस इंट्रोडक्शन होगा पेडिग्री एनालिसिस का, और उसके पहले म्यूटेशन म्यूटेशन पूरा करेंगे हम लोग जितना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन का मतलब आप लिख सकते हैं कि एक सडन चेंज होता है, रैंडम चेंज होता है। ठीक, और जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में कुछ बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर जब चेंज होगा तो आप जानते हैं कि फिनोटाइप या फिजिकल अपीयरेंस है वो भी बदलेगा, और जीनोटाइप तो बदल ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि म्यूटेशन इज अ सडन सडन बोल सकते हो, रैंडम बोल सकते हो। सडन तो अचानक, रैंडम मतलब कहीं से भी। ठीक है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। रैंडम, इसका कुछ फिक्स डायरेक्शन फिक्स नहीं है। रैंडम चेंज। ठीक है, फिक्स चेंज नहीं होता, अचानक से कहीं भी हो सकता है। चेंज इन द इन द सीक्वेंस ऑफ ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, विच कॉजेस विच कॉजेस चेंज इन द, क्या क्या चीज चेंज होगा, फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। चेंज इन द चेंजेस इन द फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस, एंड जीनोटाइप यानी जीन्स के अंदर चेंज। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें म्यूटेशन को और डिटेल में समझने की, तो म्यूटेशन जो होता है उसके टाइप्स की बात हम लोग करेंगे। इससे पीछे टाइप्स है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको इस तरह से कि म्यूटेशन 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 इज caused by म्यूटाजेंस। किसी कारण की वजह से म्यूटेशन होता है, तो जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है उसको हम एक नाम देते हैं म्यूटाजेंस। ठीक है, अच्छा, और म्यूटेशंस जो होते हैं, म्यूटाजेंस जो होते हैं, उसकी वजह से आगे म्यूटेशन जब ज्यादा होगा तो कैंसर भी हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि म्यूटेशन कैन म्यूटेशंस कैन कॉज क्या क्या कर सकता है म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशन कर सकता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, म्यूटेशंस के वजह से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन बन सकता है। म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशन आ सकता है, और म्यूटेशंस की वजह से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जो बेनिफिशियल हैं। सम म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल। ठीक है, कुछ बेनिफिशियल म्यूटेशंस हैं जिससे रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एंड सम आर, और कुछ हार्मफुल भी हैं, सम आर हार्मफुल, जैसे कि जिससे कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक म्यूटेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि म्यूटेशन क्या है। ठीक है, वैसे सिलेबस में बहुत सारी चीजें और भी थी पहले, बट अब वो कट चुकी हैं सारी चीजें, तो डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, जितना काम बस उतना पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन भी डिफरेंट टाइप का होता है, बस जितना बेसिक आपको पढ़ना है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो म्यूटेशन का जो पहला टाइप है, आप याद रखिए, DI दीदी ऐसे करके। ठीक है, तो डी से फर्स्ट हो जाएगा डिलीशन। ठीक है, डिलीशन। ठीक, सेकंड हो जाएगा इंसर्शन, इंसर्ट कर रहे हैं कुछ। थर्ड हो जाएगा डुप्लीकेशन, एनसीईआरटी में यही तीन लिखा है। ठीक है, एंड फोर्थ हम एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, इन्वर्जन। बस ये इन्वर्जन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नॉट इन एनसीईआरटी, बस जान के रखिए कि ये भी होता है। आपको ये तीन पढ़ना है, स्टार्टिंग फर्स्ट 1 2 एंड 3। तो डिलीशन क्या है, देखिए डिलीशन फर्स्ट।
तो नंबर 1 डिलीशन, एक मिनट रुको, नंबर 1 डिलीशन, देखिए तो डिलीशन का मतलब होता है जब कोई बेस, ठीक है, जब कोई डीएनए का सेगमेंट या बेस पेयर वहां से डिलीट हो जाए, कट जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो एक क्रोमोसोम बना लिया जाए ऐसे, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर आप कुछ जीन्स बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ जीन्स हैं ए बी सी, ठीक है, फिर डी ई एफ ऐसे करके, ओके। अब आप डिलीट कर दो, मान लो कि मैं बोलूं कि एक कोई जीन है जो डिलीट हो गई, जस्ट सपोज कि हमने यहाँ से बी वाली जीन को डिलीट कर दिया, ठीक है। जब हमने यहाँ से बी वाली जीन को डिलीट कर दिया, तो अब ये क्रोमोसोम कैसा नजर आ रहा है? तो आफ्टर डिलीशन ये जो क्रोमोसोम था पहले, उसको आप वापस एज इट इज बनाइए, बस जीन्स जो है यहाँ पर उनको थोड़ा अलग तरह से बनाइए, यहाँ बनाइए ए और यहाँ बनाइए सी, बाकी डी ई एफ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये डिलीशन हो गया बी माइनस बी, मतलब बी हो गया डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डिलीशन ऑफ बी, डिलीशन ऑफ बी, ठीक है। अब हो सकता है ए का डिलीशन हो जाए, कोई भी जीन का डिलीशन हो सकता है, ठीक है, दिस इज डिलीशन, ओके। अच्छा, और क्या हो सकता है? डिलीशन के अलावा हो सकता है कि कुछ बाहर से इंसर्ट हो जाए, जैसे इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या है? बाहर से कुछ इंसर्ट हो जाए, इंसर्ट करना है, देखिए जैसे मान लीजिए फिर से जीन्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी सी, ठीक है, और फिर डी ई एफ, अब कहीं भी हो सकता है, ऊपर या नीचे, ए बी सी डी में हो सकता है, ई एफ में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रैंडम है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर सपोज फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्रोमोसोम हो गया। अब आप मान लीजिए कि ए बी और सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच में कहीं भी, मान लो ए और बी के बीच में, ठीक है, एक्स नाम का कोई चीज ऐड हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इंसर्शन ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एक्स आ गया। तो अब ये कैसा दिखेगा? देखो, तो पहले नॉर्मली क्या था, ए बी सी था, उसको पहले लिख लो आप, ए बी और सी था ऐसे, फिर क्या था, डी ई एफ था। अब देखो ए और बी के बीच क्या आ गया है? एक्स आ गया है, ए और बी के बीच क्या आ गया है? एक्स आ गया है। तो यहाँ पर प्लस एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी जीन है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट लिख लो, हम एक्स लिखे, ठीक है। ये हो गया इंसर्शन, समझ में आ रहा बात? सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है, ये हो गया इंसर्शन। ऐसे ही अगर मैं डुप्लीकेशन की बात करूं, तो डुप्लीकेशन क्या होता है? कॉपी हो जाना, ठीक है। फिर से क्रोमोसोम बना लो इस तरह से, ऐसे क्रोमोसोम बना लो, ठीक है, और फिर से जीन्स बना लो इसके अंदर। मान लो मैं जीन्स ले रहा हूँ, फिर से वही ए बी सी, शुरुआत में ये लिया था डी ई एफ, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि कोई एक जीन पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बी और सी है, ठीक है, बी और सी, ठीक है। तो बी और सी की डुप्लीकेशन करानी है आपको, मतलब बी और सी पहले एक था, अब आप उसको दो बार लिखोगे, डुप्लीकेट मतलब रेप्लिकेशन हो गया, कॉपी हो गया। तो अब ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसमें पहले जो ए बी सी थे उसको आप लिखिए, पहले कैसे थे? ए बी सी थे, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख दिए ए बी सी, ठीक। और उसके बाद फिर नीचे जो था जो भी डी ई एफ उसको भी लिख दिए। अब कॉपी हुई है, तो जो कॉपी हुई है उसको अलग से लिखिए, जैसे बी और सी की कॉपी हुई है, तो बी और सी की कॉपी हुई, तो बी सी को दो बार लिख दिया मैं। तो ए, ऊपर से पढ़िए, ए बी सी फिर बी सी, ठीक है, ए बी सी इस तरह से पढ़ना है, ए फिर बी फिर सी फिर बी सी, दो बार बी सी हो गया, तो बी सी की कॉपी हो गई, ठीक है। ये हो गया डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन के भी बहुत सारे प्रकार होते थे पहले सिलेबस में,
ठीक है, टैंडम डुप्लीकेशन, इन्वर्टेड डुप्लीकेशन, बहुत सारा था, बट वो सब नहीं पढ़ना है। सिंपल आप समझिए डुप्लीकेशन क्या है। इन्वर्शन क्या होता है? इन्वर्शन मतलब उल्टा हो गया, ठीक है, घूम गया। मान लो कि बी और सी का इन्वर्शन करोगे तो सी बी हो जाएगा। सी अगर इसका इन्वर्शन लिखते, मान लो इन्वर्शन लिखते, तो इन्वर्शन में क्या होता? इन्वर्शन में जैसे एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ए बी सी था पहले, अब बी और सी क्या हो गया? मान लो उल्टा हो गया, कोई भी दो जीन्स रिवर्स हो गए, ए सी बी हो गया। दिस इज इन्वर्शन। तो ये हमको नहीं पढ़ना है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन एनसीईआरटी, बट हम थोड़ा सा बता दी कि ऐसा भी होता है। अच्छा, डुप्लीकेशन का आप लिख लीजिए, डुप्लीकेशन किसका हुआ है वो लिख लीजिए, डुप्लीकेशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया डुप्लीकेशन। क्लियर है? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। सिंपल सिंपल चीजें एकदम। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको कॉपी करिए। ओके, पॉइंट म्यूटेशन की बात अब करेंगे। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन एग्जैक्टली क्या है। पॉइंट मतलब एक छोटा सा म्यूटेशन, ठीक है, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। जब जब सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है तो उसी को आप बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लिया जाए कि म्यूटेशन, एक मिनट रुकिए। ओके, म्यूटेशन, म्यू म्यूटेशन, पता नहीं पेन को कुछ, म्यूटेशन, म्यूटेशन इन अ म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर। ठीक है, म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल बेस पेयर डीएनए ऑफ डीएनए, ठीक है, इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, यही है। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन जो है, इसके कुछ एग्जांपल भी आपके सिलेबस में है। से इसको नेक्स्ट चैप्टर जो अपना एक चैप्टर और है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, उसको वहां पर इसको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा हम समझा दे फिर भी। एग्जाम्पल आप याद रखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिए, इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, वो इसी चैप्टर में है, सिकल सेल अनीमिया डिसऑर्डर। जब आप पढ़े होंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, डिसऑर्डर जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर सिकल सेल एनीमिया को अगले क्लास में डिटेल में समझाएंगे। तो आप याद रखिए कि सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। ठीक है, कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए कि पॉइंट म्यूटेशन कॉजेस, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन अकर्स ऑकर्स ड्यू टू, हो सकता है कि वो इंसर्शन से हो। ठीक है, इंसर्शन से हो, इंसर्शन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर। बेस पेयर क्या है बताएंगे, रुको। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो डिलीशन से हो, कोई चीज बाहर से ऐड हो रही हो या फिर डिलीट हो रही हो। ठीक है, इन दोनों से एक पॉइंट पर चेंज आएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है वो लिख लो। तो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो इसके वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक एक और फिनोमेना होता है, इसका नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होने वाला एक म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट एग्जैक्टली क्या होता है अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर और बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। देखिए, अच्छा पहले इंसर्शन है फिर डिलीशन है। ओके, पहले इंसर्शन और डिलीशन की बात करते हैं और समझाते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एग्जैक्टली क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये अगले चैप्टर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम हैज रेड कैप। आपको एक सीक्वेंस लिख के दे दिया मैंने, मैंने एक सेंटेंस लिखा है राम हैज रेड कैप। इसका कुछ मतलब आपके दिमाग में जा रहा है ना, कि राम के पास रेड रंग की टोपी है, रेड कैप है। ठीक है, अब मान लो कि हम यहाँ बाहर से कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बोले कि यहाँ पर
हमने बाहर से कुछ इंसर्ट किया और बाहर से जो इंसर्ट किया वो है मान लो बी। बी इंसर्ट किया बाहर से, ठीक है। ध्यान रखना जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, हम ट्रिपलेट के रूप लिखते हैं। ट्रिपलेट क्या है? तीन तीन का ग्रुप बना के लिखते हैं। इसको कोडॉन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे आप। तो हमको तीन का ग्रुप बनाना है, आप ये समझ रखो फिलहाल के लिए। तो राम हैज, अब देखो बी आ गया किसके किसके बीच में, तो बी किसके किसके बीच में आया है? बी इन बिटवीन, किससे किसके बीच में आया? इन बिटवीन एस एंड आर। एस एंड आर के बीच में आप बी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दिए बी, ठीक है। उसके बाद जो जैसा था बिल्कुल वैसे ही लिखो। तो आर है उसके बाद, ठीक है, और फिर क्या है? ई है। अब देखो हमको तीन का ही ग्रुप बनाना है, तीन यहाँ बन चुका है ना। जब ये बी बीच में आके टपक गया, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर रेड का एक ग्रुप था, रेड तीन का ग्रुप है ना, तीन का, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गया। तो एस और आर के बीच में बी आ गया, ठीक। तो अब ये देखो बी आर ई बन गया, ठीक है। जिसकी वजह से ये बीच में जब बी आ गया तो ये डी जो है वो इधर खिसक गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बी बीच में आ गया, जिसकी वजह से जो सीक्वेंस पहले तीन का ग्रुप जो बन रहा था रेड नाम से, अब वो रेड नाम बन के क्या बन रहा है? बी आर ई, ठीक है। ऐसे हो गया। तो इसमें चेंज होता है, तो देखो ये खिसक गया एक तरफ, शिफ्ट हो गया, ठीक है। डी इस तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा अब पहले को सी ए पी एक साथ में थे, अब देखो डी सी और ए ये तीनों एक साथ बन जाएंगे, ठीक है। आप दाई तरफ एक बस बस शिफ्ट कर दो उसको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ जब बी आ जाएगा ना, तो ये बी आर ये ग्रुप बना लेगा, डी सी ए एक ग्रुप बना लेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा हो जाएगा। तो अब डी सी ए एक ग्रुप बना लिया और पी रह गया अकेला। ये हो गया एक सेंटेंस। अब इसको पढ़िए। तो राम हैज ब्रे डी सी ए पी, इसका कुछ अलग मतलब हो चुका है, मतलब सेंस बदल चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? रीडिंग फ्रेम हैज शिफ्टेड, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग कि ड्यू टू इंसर्शन ऑफ बी। बी क्या है यहाँ पर? एक मान लो कि बेस पेयर है मान लो, या बेस है सिंपल, ठीक है। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ बी बेस, ठीक है। बी फॉर बेस नहीं है यहाँ पर, बी मतलब कोई बेस है, कोई भी बेस है मान लो, ठीक है। बेस द रीडिंग फ्रेम, रीडिंग फ्रेम किसको बोलते हैं? रीड करने का तरीका। पहले हम कैसे पढ़ रहे थे? राम हैज रेड कैप। अब क्या हो गया? अब यहाँ बीच में कुछ और आ गया है, ठीक है, बी आ गया है, जिसकी वजह से रीडिंग फ्रेम खिसक गया है। द रीडिंग फ्रेम, रीड करने का जो तरीका था, फ्रेम हैज शिफ्टेड टू द राइट साइड। राइट साइड में रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया, समझे बात? चलो इसके बाद क्या होगा? उसके बाद राम हैज, अब देखो हम बी के बाद हम कुछ और फिर से ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम तीन बार इंसर्ट करेंगे। अब देखो बी के बाद हम इंसर्ट कर रहे हैं आई, आई, ठीक है। किसके किसके बीच? इन बिटवीन बी एंड आर। बी और आर के बीच आप आई इंसर्ट कर दीजिए। तो बी तो पहले से था, आई आ गया फिर से, ठीक है। उसके बाद जैसा था बिल्कुल वैसे लिखिए। उसके बाद आर आ जाएगा, ठीक है। एक ये फिर से शिफ्ट हो जाएगा, देखो इस तरफ। ई को शिफ्ट कर दो, ई को शिफ्ट कर दो। तो ई तीन का ग्रुप बनाओ, ई डी सी। ए जो है इधर शिफ्ट हो गया, ए और पी एक साथ हो गया। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। और फाइनली एक बार और कुछ नया ले आओ, कुछ भी ला सकते हो आप। मान लो यहाँ पे लिख दिए जी, जी। तो फिर से जी किसके किसके बीच लाए? आई और आर के बीच, ठीक है। तो इसकी वजह से आप फिर आप जो सीक्वेंस लिखेंगे वो कैसा बनेगा? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा राम हैज बी आई जी, ठीक है। और जो बाकी अक्षर हैं उसको आप ऐसे लिख दीजिए, आर को खिसकाइए क्योंकि जी बीच में आ गया, तो तीन का ग्रुप बनना। अब यहाँ से देखो आर ई और डी साथ में आ गए, ये देखो। तो सी इधर खिसक जाएगा, समझ में आ रहा है? आर उधर खिसका दो, ठीक। तो आर ई डी एक साथ आ गए और सी इधर खिसक जाएगा। तो सी और ए और पी इधर शिफ्ट हो गए। इस तरह से आपके पास एक नया सेंटेंस आ गया है जिसका मतलब कुछ और है, ठीक है। राम हैज बिग रेड कैप। तो इंसर्शन की वजह से रीडिंग फ्रेम हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो अब इसका दूसरा मतलब है, ठीक है। तो मीनिंग जो हो गया, मीनिंग ऑफ सेंटेंस हैज चेंज्ड,
मतलब देखो पहले क्या था, राम हैज रेड कैप, अब क्या हो गया, राम हैज बिग रेड कैप, मतलब ही चेंज हो गया ना। तो जब कुछ बाहर से कुछ एक पॉइंट पर चेंज होता है, कुछ बाहर से एक बेस पेयर ऐड होता है, तो उसकी वजह से जो चेंज होता है, मतलब बदलता है, चेंज होता है जीन्स में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर जो पॉइंट म्यूटेशन है वो इंसर्शन की वजह से हुआ है। ओके, चलिए एक बार इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिलीशन की। तो वही सेंटेंस मैं फिर से लिखूंगा, जैसे राम हैज रेड कैप, वही मैं फिर से लिख रहा हूँ, राम हैज रेड कैप, लेकिन इस बार डिलीशन का काम करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, वही काम है। देखो एक सीक्वेंस लिखे, राम हैज रेड कैप, अब हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ से आर को डिलीट कर दिए। जब हम यहाँ से आर को डिलीट कर दिए, आर इज डिलीटेड, तो तीन का ग्रुप आपको बनाना है, बनाइए। जैसे देखिए, राम हैज, आर कहाँ पर है, यहाँ पर। आर को डिलीट करते ही ई डी, तीन दो हुए, तीसरा वाला यहाँ खिसक जाएगा, शिफ्ट हो गया, ठीक है। रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सी इधर आ गया, ए और पी बचा है बस। इस बार फिर से हम क्या करेंगे, इस बार हम ई को डिलीट कर देंगे, ई इज डिलीटेड। जब हम ई को डिलीट करेंगे तब सीक्वेंस क्या बनेगा, तब सीक्वेंस बनेगा राम हैज डी सी ए पी, ठीक है। और फिर जब लास्ट में फिर से डिलीट कर देंगे डी को, ठीक है। जब डी को फिर से डिलीट कर देंगे तो राम हैज सी ए पी, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा देखो मीनिंग फिर से चेंज हो गया। राम हैज कैप, पहले क्या था, राम के पास रेड कैप थी, अब क्या हो गया, चेंज। तो फिर से मीनिंग हैज चेंज्ड, मीनिंग हैज चेंज्ड एंड द रीडिंग फ्रेम, रीडिंग फ्रेम मतलब पढ़ने का जो तरीका है, बाएं से दाएं या दाएं टू बाएं जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, वो शिफ्ट हो गया है। फ्रेम शिफ्ट, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इस बार जो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, देखो इस दिशा में हो रहा है ना, शिफ्ट हो गया है। तो रीडिंग फ्रेम हैज शिफ्टेड टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। फ्रेम शिफ्ट हो गया, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसकी वजह से हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कॉज है, कारण है, और उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए। इसके बाद म्यूटाजेंस की बात करते हैं। देखो म्यूटाजेंस क्या है, तो म्यूटाजेंस एक्चुअली क्या होंगे, देखो म्यूटाजेंस मतलब वो एजेंट्स जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि म्यूटाजेंस आर म्यूटा म्यूटाजेंस म्यूटाजेंस आर म्यूटाजेंस आर factors. Factors can be physical, they can be chemical, or they can be biological also. ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पर इस चैप्टर में म्यूटाजन को फिजिकल और केमिकल लिखा है, बट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो जूलॉजी में है वहां पर आप पढ़ेंगे कि ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, वायरस, वायरस वाला जो ऑन्कोजेंस पढ़ेंगे आप वहां पर, ठीक है। म्यूटाजेंस आर फैक्टर्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल दैट कैन कॉज लिखो, या फिर दैट कैन इंड्यूस लिख लो। इंड्यूस का मतलब करवाना, ठीक है। कॉज माने करना, इंड्यूस माने करवाना, ले देकर बात एक ही है वैसे। दैट कैन कॉज इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है। और जो म्यूटाजेंस हैं वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों हो सकते हैं, तो एक बार उनको भी समझ लेते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जैसे कि म्यूटाजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस हो गए, तो एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म तो वायरस नहीं है, ठीक है, बट मतलब कंसिडर कर लेते हैं कि एक प्रकार का लिविंग रिएक्शन हो रहा है, बट ठीक है, बायोलॉजिकल बोलना, आप ह्यूमन हेल्थ बोलना, इस चैप्टर मत बोलो। तो इस चैप्टर में बस फिजिकल बोलो और केमिकल बोलो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो म्यूटाजन की अगर मैं क्लासिफिकेशन कर दूं यहाँ पर झट से, तो आप इसको दो टाइप में क्लासिफाई कर लो, एक हो जाएगा फिजिकल, हो जाएगा केमिकल, ठीक है। बस एग्जांपल कुछ दे दें यहाँ पर और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिजिकल के लिए अगर आप एग्जांपल देखेंगे, तो फिजिकल में आपको दो तरह का चीज मिलता है, एक होता है आयोनाइजिंग,
ठीक है, और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग का मतलब होता है जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और नॉन आयोनाइजिंग का मतलब होता है जिसके पास एनर्जी कम है, लेस एनर्जी। ठीक है, तो बस आप एग्जांपल याद करें कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है यूवी लाइट या यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आयनाइजिंग का किसी और चैप्टर में दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे लिख लें इसको एक्स रेज, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब। ठीक है, आपको ये मॉडर्न फिजिक्स में मिल जाएगा, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्सेट्रा, गामा रेज। ये सब आयोनाइजिंग, इनकी एनर्जी हाई होती है, जबकि नॉन आयोनाइजिंग की एनर्जी कम होती है, जैसे कि यूवी रेज जो स्किन कैंसर कॉज करता है। केमिकल म्यूटेजेंट्स में आप पढ़ेंगे जैसे कि ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इसी तरह से HNO2, ठीक है, एक्सेट्रा। ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काम नहीं है तो। ठीक, ये हो गया म्यूटेजेंट्स, कॉपी करिए इसको भी। बायोलॉजिकल का भी आप लिख सकते हैं, वायरल ऑन्कोजेंस, ठीक है, तो ये हो गया म्यूटेजेंस। पॉज करिए, कॉपी करिए। चलिए, इसके बाद एनसीईआरटी ग्रेडिंग करते हैं जितना हम लोग पढ़े अभी तक, उसके बाद फिर पेडिग्री में जाएंगे, पेडिग्री एनालिसिस में। देखिए, म्यूटेशन इज अ फिनोमेना which results in alteration, change in DNA sequences and consequently मतलब as a result, फलस्वरूप, as a result it results in changes in genotype and phenotype। ठीक, in addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation। मतलब recombination के अलावा mutation एक और तरीका है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है डीएनए के अंदर। वेरिएशन दो कारणों से आ सकता है, वेरिएशन के दो कारण हो सकते हैं, एक होता है रिकॉम्बिनेशन जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, और एक होता है म्यूटेशन। दोनों से ही वेरिएशन आता है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा ही था कि वेरिएशन होगा तो नया स्पीशीज बनेगा, है ना, ये सब है। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6 जो है जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन ईच क्रोमैटिड इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म। आपने पढ़ा है कि इसको पढ़ाया भी है, जब क्रोमोसोम पढ़ाते थे तो इसके अंदर में डीएनए होता है ऐसे करके, ठीक है, इसके अंदर डीएनए होता है इस तरह से, ये डीएनए है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में अगले चैप्टर में। ठीक, देयरफॉर लॉस मतलब डिलीशन और गेन मतलब इंसर्शन या डुप्लीकेशन, तो दो प्रकार की चीज हो रही है, लॉस माने डिलीशन, गेन मतलब हो सकता है इंसर्शन की वजह से कुछ गेन हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, मतलब नया चीज ऐड हो रहा हो, या डुप्लीकेशन की वजह से नई चीज ऐड हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, बी और सी जीन्स का डुप्लीकेशन हो गया, तो जीन्स का नंबर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो बढ़ाने का को हम बोल रहे हैं गेन, ठीक है, और घटाने को बोल रहे हैं लॉस। ओके, ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन, चेंज इन क्रोमोसोम। सिंस जीन्स में चेंज इन क्रोमोसोम कैसे हो सकता है, डिलीशन से, इंसर्शन से, या डुप्लीकेशन से, मतलब म्यूटेशन के तीन टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स कहाँ पर है, क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है ना, तो जब जीन्स के अंदर चेंज होगा तो क्रोमोसोम पर भी चेंज होगा, वही लिखा है। और इसकी वजह से जो चेंज होता है तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं या एबरेटेड हो जाते हैं। एबरेशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में या मतलब कुछ गड़बड़ी आ गई, चेंज आ गई, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं एबरेशन को, डिफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर खराब हो जाना, ठीक है, स्ट्रक्चर खराब हो जाना उसको बोलते हैं एबरेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ जाती है जब चेंज होता है तो, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स में हम लोग पढ़े भी कि बेनिफिशियल हो सकता है या फिर हार्मफुल हो सकता है, तो कैंसर हार्मफुल है ऑब्वियसली, बेनिफिशियल तो है नहीं, है ना। अच्छा, इसके बारे में और भी पढ़े हुए कि क्रोमोसोम के अंदर न्यूमेरिकल चेंज भी होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे जब डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तब, ठीक है, न्यूमेरिकल चेंज, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ये सब पढ़ाएंगे। In addition to above, ये पढ़ते हैं, mutation also arises due to change in single base pair of DNA। जब single base pair में change होता है उसको बोलते हैं point mutation। Classical example of point mutation is sickle cell anemia, इसको भी next class पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। Deletion and insertion जो हम लोग पढ़े, राम हैज रेड कैप of base pair of DNA causes frame shift mutation, ठीक है, ये फिर से क्लास चैप्टर 6 मतलब नेक्स्ट चैप्टर में है। ओके, आगे देखो, द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन। देखो मतलब मैकेनिज्म म्यूटेशन का काफी डिटेल्स में पढ़ोगे तो वो तुम जो आगे पढ़ोगे जब जेनेटिक्स या जो तुम मेडिकल पढ़ोगे या बायोकेमिस्ट्री या पढ़ोगे, सब माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वहां पढ़ाया जाता है सब, तो अभी इस समय तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, अभी ये तुम्हारे स्कोप के बाहर है, ये लिखा है, ठीक है, एट दिस लेवल अभी तुमको नहीं पढ़ना है। However, there are many chemical and physical factors, कुछ केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है और उनको हम म्यूटाजन का नाम देते हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन इसका एग्जांपल है,
कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजन। यूवी रेडिएशन से म्यूटेशन होता है, इसलिए यूवी रेडिएशन को हम म्यूटाजन का नाम देते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट क्लास इसको पढ़ा भी जाएगा, ठीक है। एक मिनट, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है सुनिए। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उसको लिख लिया जाए, एक मिनट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो प्रकार के, एक है मेंडेलियन, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, समझे? तो इसको भी आपको नेक्स्ट क्लास ही पढ़ना है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, बहुत सारे, हीमोफीलिया हो गया, ओके। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में डिटेल से। ये बस इंट्रोडक्शन के रूप में आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंजेस, ठीक है, जैसे कि XO हो गया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब, तो ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। ट्रिपल एक्स, XXY, एक्सेट्रा सब पढ़ना है आगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। सब इन द नेक्स्ट क्लास पढ़ा जाएगा, बस अभी इंट्रोडक्शन के रूप में समझ लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। एक बार इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं। देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या काम करता है, तो थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी इसको पढ़ लिया जाए कि इसमें जो एनसीईआरटी में लिखा है बस इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ और कुछ करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बाद में करेंगे इसके, ठीक है। तो हम बस यहाँ लिख देते हैं कि क्वेश्चंस बाद में करेंगे। कब करेंगे? पहले डिसऑर्डर पढ़ लेंगे, ठीक है, सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे हम लोग, सारी बीमारियां पढ़ लेंगे जेनेटिक्स की, ठीक है। उसके बाद इन बीमारियों को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ट्रेस, इन ऑर्डर टू ट्रेस, ट्रेस मतलब पता लगाने के लिए, फैमिली में किसी को बीमारी है या नहीं है, कहाँ से बीमारी आई, इसको बोलते हैं ट्रेस करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू ट्रेस एनी डिसऑर्डर, एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, we use technique called pedigree analysis, pedigree analysis technique, ठीक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या होता है इसको अगले पेज पे आइए देखते हैं। देखिए, देखिए फर्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, मतलब कि ये आइडिया, ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि जो बीमारी है वो जेनेटिक होती है। मतलब जेनेटिक मतलब क्या, फादर से सन में या फादर टू डॉटर में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, इस बारे में हम जानते हैं, ठीक है। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिली। मतलब जैसे कि मान लो किसी को शुगर है तो उसके बच्चे को भी शुगर है, उसके फादर को भी शुगर, ग्रैंडफादर को भी शुगर, मतलब ये बहुत पुरानी बीमारी है जो इस वंश में चली आ रही है, ठीक है। ऐसा हम लोग पाए हैं। ये हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी मतलब चलते आना, वंश के अंदर वो बीमारी बार बार लक्षण दिखना, ठीक है। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. मेंडल की जब रीडिस्कवरी हुई थी 1900 के आसपास, तो उसके बाद से ये इस चीज ने जोर पकड़ा कि चलो फैमिली में जो डिसऑर्डर्स हैं इनको ट्रेस किया जाए, इनका पता लगाया जाए कि शुरू कैसे हुआ। Since it is evident that control crosses can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings. So, जैसा हम लोग क्रॉस कराते हैं पी प्लांट के अंदर, वैसा क्रॉस तो ह्यूमन बींग्स में नहीं करा सकते ना। पी प्लांट में हम लोग सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो वैसा तो नहीं कर सकते कि भाई बहन के बीच क्रॉस करा दें, ऐसा तो नहीं हो पाता, कि ऐसा फैमिली में हमारे ह्यूमन सोसाइटी में करना असंभव है, ठीक है। तो इसीलिए आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इसलिए हमको हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हम क्रॉस करा के प्रोडक्ट नहीं देख सकते, जैसे हम पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। इसलिए हम लोग को फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक। सच एन एनालिसिस, जो फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं
such an analysis of traits in a several generations of family history, जब बहुत सारे generations को एक बार हम स्टडी करते हैं, परदादा, दादा, पिता, फिर बच्चा या बेटा, इनको स्टडी करते हैं एक साथ में जब, तब इस चीज को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री मतलब ये नहीं जो कुत्ता खाना खाता है वैसा, पेडिग्री मतलब वंश की बात हो रही है, ठीक है। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री। एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री कैसे बनती है अगले क्लास में दिखाएंगे, अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, 2 क्लास बाद, ठीक है। एक बार समझ लीजिए कि ये है क्या, ठीक। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है मान लो, ठीक है, मान लो किसी को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, ठीक है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से जाती है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का सहारा लेते हैं, ठीक है। कोई भी बीमारी हो, एबनॉर्मेलिटी हो, ठीक है, या कोई बीमारी, कोई भी बीमारी हो, सबका स्टडी किया जाता है इसके साथ, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अभी। As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or of the other gene. डॉक्टर डीएनए प्रेजेंट क्रोमोसोम कह रहा है कि जो भी चीज हम लोग स्टडी किए हैं इस चैप्टर के अंदर, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? सब कुछ डीएनए कंट्रोल कर रहा है या फिर जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आपको तो पता है, पहले से मैंने पढ़ा चुका है कि मैंने पढ़ाया है कि ये क्रोमोसोम है अगर, तो क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, ठीक है। और डीएनए के अंदर क्या जो फंक्शनल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? जीन। तो जब क्रोमोसोम की स्टडी हो रही है तो एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जीन की बात कर रहे हैं। जीन के अंदर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके पूरे क्रोमोसोम में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो डीएनए ही या जीन ही इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए में ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। डीएनए के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे पेन ड्राइव के अंदर आप कोई मूवी स्टोर करके रखें या कोई स्टडी मटेरियल स्टोर करके रखें, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या हो गया? कैरियर हो गया जेनेटिक उस इंफॉर्मेशन का, मतलब उस मूवी के इंफॉर्मेशन का, ठीक है। वैसे ही डीएनए एक तरह का पेन ड्राइव है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उसकी कॉपी कराता है, ठीक है। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के नॉर्मली ये ट्रांसफर कराता है। लेकिन अगर चेंज हो गया तो म्यूटेशन हो जाएगा और कुछ चेंजेस आ जाएंगे फिर, है ना। however changes or alterations do take place occasionally, कभी कभार ऐसे changes हो सकते हैं, mutation हो सकता है। such an alteration or change in genetic material is called mutation, पढ़ चुके हैं already। a number of disorders in human beings have been found to be associated in with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes। मतलब कहा जा रहा है कि जो disorders होते हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि changes हुआ है, mutation की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए कुछ सिंबल्स है, बस ये देख लो, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे ये देखो, मेल का सिंबल कैसे बनाएंगे? मेल का सिंबल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि मेल का सिंबल ऐसे बनेगा। अगर ऐसे बॉक्स बना है तो ये मेल है, ठीक है। ये देखो, अगर ऐसे गोल बना है तो ये क्या है? फीमेल है, ठीक है। अगर ऐसे बना हुआ है देखो, तो हमको नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो सेक्स इज नॉट नोन, स्पेसिफाई नहीं किया, बताया नहीं, अनस्पेसिफाइड, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर ऐसे बना हुआ देखो, अगर इसके अंदर भरा हुआ है मतलब ये इस तरह से पूरा रंग भरा हुआ है, ब्लैक कलर का है मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा है, तो ये क्या हो गया? अफेक्टेड है। अफेक्टेड माने क्या होता है? इसको डिजीज है, अफेक्टेड विथ डिजीज, डिजीज है ये इसको डिजीज, बीमारी है, ठीक है। अब ऐसे मेल में लिखा हो या फीमेल में कहीं भी लिखा हो, ऐसे मतलब अंदर में इसको भर दिया गया हो, सोचो, तो इसको बीमारी है, ठीक। अच्छा, अगर ये ऐसे लिखा है मेल और पास में ऐसे बना दिया है फीमेल, इस तरह से, इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेल अफेक्टेड है और इसकी मेटिंग हो रही है किसके साथ? एक फीमेल के साथ। इसको बोलते हैं मीटिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लाइन बन जाए इस तरह से तो इसको बोलते हैं कंसेगिनस मीटिंग। ये देखो, कंसेगिनस मीटिंग, ठीक है। मीटिंग बिटवीन, मीटिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। मीटिंग बिटवीन बिटवीन क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव्स के बीच जिनकी जीनोटाइप में मैच करते हैं, सकता है कजिन्स के बीच या सकता है ओन सिस्टर के साथ ही मीटिंग हो रही है। ऐसा भी मतलब इन ह्यूमन हिस्ट्री में पाया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये कंसेगिनस मीटिंग कहलाता है, ठीक है, ये वाला। चलिए इसके बाद इस तरह से हम लोग पेरेंट्स और चिल्ड्रन को एक के बाद एक दिखाते हैं। ये वाला देखो, ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से बना के दिखा देते हैं। ये इसका ये मेल और फीमेल, ये मान लो फादर है और ये क्या है? सन, सॉरी ये क्या है? डॉट, ये फादर है और ये क्या है? वाइफ है। ऐसे लिखो, रुको हम फ्रेश लिखते हैं, फ्रेश जगह थोड़ा सा कम है, रुको यहाँ बना रहे, ये हस्बैंड वाइफ ऐसे बना लो। फिर इसके बच्चे हो गए, तो ये मान लो इसका, इसकी डॉटर है,
ठीक है, और ये क्या हो गया, सन हो गया, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो पहले डॉटर हुई, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, पहले लेफ्ट फिर राइट, इस तरह, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। तो लेफ्ट टू राइट से शुरू करें, पहले डॉटर बड़ी है, फिर सन छोटा है, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। और फिर ये देखो इस वाले में, इसका देखो अफेक्टेड है, बीमार है, ठीक है, अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड बॉय, ठीक है, अफेक्टेड मेल चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में देखो यहाँ लिखा है 5 अनअफेक्टेड, 5 लिखा है ना यहाँ पे, मान लो मैं ऐसे लिख दें इस तरह से, यहाँ पे लिख दिया हम 3, इसका मतलब क्या है, 3 नॉर्मल, नॉर्मल माने अनअफेक्टेड, इसको कोई बीमारी नहीं। ऑस्प्रिंग, अब ऑस्प्रिंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, मेल भी सकता है और फीमेल भी हो सकती है। जब इस तरह से लिखा जाएगा तो हम क्लियर नहीं बोल सकते कि मेल है कि फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, सेक्स इज नॉट नोन, हो सकता है कि मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया हो, मान लो इस तरह से, इसे लिखा है 3, इसका मतलब क्या हो गया, 3 मेल चाइल्ड, ठीक है, या 3 मेल सिंपल लिखो, ठीक है। ऐसे लिखा है मान लो 5, ये क्या हो गया, 5 फीमेल, समझिए। तो इस तरह से किया जाता है पेडिग्री। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग डिसऑर्डर पूरा पढ़ लेंगे। तो अगले क्लास में पहले हम डिसऑर्डर स्टडी करेंगे कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक बार सारा डिसऑर्डर समझ में आ गया, उसके बाद उनके उनकी पेडिग्री एनालिसिस करेंगे उसके अगले वाले क्लास में। तो 2 क्लास ये और जाएगा, ये चैप्टर और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक बार इसको अच्छे ढंग से लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।